हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 में एक वीडियो डालने जा रहा हूं, जो 12 के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसे अधिक से अधिक छात्र देख सकें और लाभान्वित हो सकें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज का क्लास हम 12 के लिए दे रहे हैं, जो लाइट चैप्टर है, जिसको कि हम लोग ऑप्टिक्स भी कहते हैं। लाइट को आप लोग बराबर देखते हैं, लेकिन लाइट है क्या चीज़? लाइट के बारे में सबसे पहले कुछ अलग से क्या कहा, उसके बाद इसका क्या क्या कंसेप्ट आया, इसको हम लोग आज देखेंगे क्रमबद्ध। तो लाइट तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि दिन में कोई भी हमारे इर्द गिर्द जो वस्तु है वो लाइट के उपस्थिति में दिखता है। यदि लाइट ना हो, जैसे अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, तो कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए स्वस्थ नेत्र और लाइट चाहिए। लाइट क्या है देखेंगे, लेकिन लाइट के बारे में सबसे पहले जो कुछ भी कहा था वो सर आइजैक न्यूटन था। 1675 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन सबसे पहले लाइट के लिए कनिका सिद्धांत दिया था, जो कि बाद के दिनों में चल के गलत साबित हो गया। कनिका सिद्धांत में क्या होता है कि लाइट छोटा छोटा कण है, सूक्ष्म कण है, जो सरल रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश स्रोत से निकलकर सरल रेखा में गमन करती है। इस आधार पर उन्होंने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या किया था, जो कि बहुत हद तक गलत है। इसको बाद में हम लोग देखेंगे। कनिका सिद्धांत के बाद सिर्फ 3 साल बाद क्रिश्चियन हाइजेन 1678 ईस्वी में प्रकाश के लिए वेव थ्योरी दिया, तरंग सिद्धांत। उन्होंने कहा प्रकाश एक तरंग है जो निर्वात में भी गमन करता है। इसके लिए इन्होंने निर्वात में एक काल्पनिक मीडियम की कल्पना किया था, क्योंकि उस समय तक यह कंसेप्ट नहीं था कि वेव बिना माध्यम का भी गमन कर सकता है। इसलिए इन्होंने कल्पना किया कि निर्वात में एक माध्यम है, जिसका नाम उन्होंने ईथर रखा। ईथर जो हम लोग जानते हैं, सूंघने के बाद बेहोश हो जाते हैं, वो ईथर नहीं है, ये ऐसे नाम है काल्पनिक ईथर। लेकिन न्यूटन के सामने हाइगन के थ्योरी को मान्यता नहीं मिल रहा था, क्योंकि न्यूटन एक बहुत फेमस हस्ती है फिजिक्स में, तो जिसके थ्योरी को गलत नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1800 ईस्वी में यंग नामक एक वैज्ञानिक ने प्रकाश के एक प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस व्यतिकरण का जब प्रायोगिक प्रदर्शन किया, तो इंटरफेरेंस के लिए कनिका सिद्धांत सफिशिएंट नहीं है। कनिका सिद्धांत से इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। इंटरफेरेंस के लिए वेव थ्योरी ही चाहिए। तब जाकर के कुछ लोगों को लगा कि नहीं, वेव थ्योरी बहुत हद तक ठीक है। उसके बाद फिर माइकलसन, फोको, जिसको कि आप लोग फोकल्ट के नाम से भी जानेंगे बाद में, इन्होंने प्रयोगशाला में प्रकाश का वेग निकाला
और उस वेग के आधार पर पता चला कि प्रकाश का गमन सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में ज़्यादा होता है, जबकि कणिका सिद्धांत से उल्टा होता था। प्रकाश का वेग सघन माध्यम में ज़्यादा और विरल माध्यम में कम होता था। और वेव थ्योरी कहता है कि नहीं, प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में ज़्यादा होता है। तो इस आधार पर भी हाइगन के तरंग सिद्धांत को एक मजबूती प्राप्त हुई और लगभग जिस समय सिद्धांत दिया था उससे 140 साल के बाद हाइगन के तरंग सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई। उस समय तक में हाइगन इस संसार से चले भी गए। हाइगन के तरंग सिद्धांत के बाद पहले हम लोग इधर आकर के देख लें कि प्रकाश में ये 7 घटनाएं होती है, इवेंट। जैसे प्रकाश का परावर्तन आप लोग जानते होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी इसको बोलेंगे। नंबर 2 में प्रकाश का अपवर्तन, जिसको कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ये दोनों तो आप लोग जानते हैं, क्लास 10th तक में बहुत पढ़े थे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यक्तीकरण, कुछ बच्चा पढ़े भी होंगे, कुछ बच्चा नहीं भी पढ़े होंगे। उसके बाद प्रकाश का विवर्तन, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट और कॉम्पटन प्रभाव। ये 7 इवेंट पाया जाता है प्रकाश में। इस 7 में न्यूटन का कणिका सिद्धांत से 2 की ही व्याख्या होती थी, लेकिन उसमें भी मैं बोला ना कि यह बाद में गलत साबित हो गया। लेकिन हाइगन के तरंग सिद्धांत से इस 5 की व्याख्या होती है। हाइगन के तरंग सिद्धांत से सिर्फ इस 5 की व्याख्या होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन। परंतु ये 2 की व्याख्या नहीं होती है, जबकि ये 2 घटनाएं भी प्रकाश में होती है। तो इसके लिए सन 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने मैक्सवेल के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या सबसे पहले किया था। और इसके अनुसार उन्होंने बोला कि प्रकाश ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है, थैली भी कह सकते हैं, बंडल भी कह सकते हैं। तो ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है जो फोटोन के नाम से जाना जाता है, और हर एक फोटोन की ऊर्जा कुछ न कुछ होती है फिक्स। उस ऊर्जा को उन्होंने बोला E = h², वेयर E एनर्जी है, ऊर्जा, h प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है उस प्रकाश का। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था अपने इसी क्वांटम सिद्धांत से, और उसी से बाद में कॉम्पटन प्रभाव की भी व्याख्या होती है, जिसको कि हम क्लास 12 में ये 6 पढ़ेंगे। ये 7वां जो है कॉम्पटन प्रभाव आपके सिलेबस में नहीं है, बाद में पढ़िएगा इसे भी आप। लेकिन ये 2 की व्याख्या कौन करता है? आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत। तो प्रकाश में तो ये 7 प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, लेकिन 5 की व्याख्या हाइगन करता है तरंग सिद्धांत से, और ये 2 की व्याख्या आइंस्टीन किया क्वांटम सिद्धांत से। तो प्रकाश है क्या? तरंग है या क्वांटम है, फोटोन, एनर्जी का पैकेट? तो इसके लिए 1923 ईस्वी में डी ब्रोगली साहब का प्रकाश में ड्यूअल नेचर होता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, ड्यूअल नेचर। दोनों चीज इसमें है। आवश्यकता अनुसार यह वेव के तरह बिहेव करता है और आवश्यकता अनुसार यह फोटोन के तरह बिहेव करता है। जैसा कि हर एक मानव में भी ड्यूअल नेचर होता है। जब आप किसी से कभी लड़ते हैं तो आप में एक क्रूरता आ जाती है, लेकिन जब वही कोई बच्चा को राह चलते हुए देखते गिर जाता है तो कितनों क्रूर आदमी हो, एगो दया भावना आती का गिर गया।
ये ड्यूअल नेचर इंसान में भी है इंसान में और बहुत सारा नेचर है, लेकिन प्रकाश में ये दोनों नेचर पाया जाता है, जिसकी व्याख्या डी ब्रोगली साहब 1927 ईस्वी में किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। विश्व का सबसे फेमस प्राइज है नोबेल प्राइज। तो प्रकाशिकी में ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, मेनली ये 6 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। आइए हम सबसे पहले प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश है क्या चीज? तो जैसा कि अभी हम बोले हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश एक तरंग है। पिछले चैप्टर में एनसीईआरटी में एक चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग का बहुत सारा भाग होता है, लघु तरंग, गिरि तरंग, रेडियो तरंग, आकाश तरंग, व्योम तरंग और दृश्य तरंग भी, विजिबल वेवलाइट। तो दृश्य तरंग को ही प्रकाश कहते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जिसका तरंग दैर्घ्य सामान्यतः 3600 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी है। कोई किताब इसको 4000 से 8000 लिखता है, कोई किताब 3800 से 8000 लिखता है, लेकिन मोटा मोटी यही है 3600 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जिसका तरंग दैर्घ्य 3600 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जैसा कि आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा का पैकेट है, तो यह एक प्रकार का ऊर्जा भी है। हम लोग पिछले क्लास से जानते आ रहे हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन यहाँ ये बात गलत साबित होता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करती। जब वह वेव होगा तो वह तरंग के तरह मूव करेगा ना। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, सरल रेखा नहीं है, ये तो वेव के जैसा अप डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करते, लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य जो हम लोग जानते हैं लैम्डा, इतना न सूक्ष्म होता है जो कि नंगे आंख से दिखाई नहीं देता है। तो अगर यह बहुत छोटा लाइन में ही ऐसे जब करता है तो वो हमको स्ट्रेट लाइन जैसा मालूम पड़ता है, सरल रेखा जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता है। और प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा हवा या निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सॉरी, अगर मीटर पर सेकेंड की बात करें तो 10⁸ हो जाएगा। किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, उसी को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जैसे ही कोई दूसरा माध्यम में जाएंगे, जैसे पानी हो गया, शीशा हो गया, उसमें प्रकाश का वेग थोड़ा थोड़ा घटता चला जाता है, यानी डेंसर माध्यम में प्रकाश का वेग कम और रेयर माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है जो एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, प्रकाश को आज तक हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम दुनिया के हर एक चीज़ को देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे निचले क्लास में कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष अंधकार में दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष में भी प्रकाश है,
लेकिन वहाँ उसको अंधकार क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रकाश दिखता नहीं है। प्रकाश जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वही कुछ घटनाएं, रिफ्लेक्शन हो, डिफ्रैक्शन हो, या फिर और कुछ होता है, स्कैटरिंग वगैरह के बाद जब प्रकाश रिटर्न हो करके हमारे आई यानी नेत्र तक पहुंचती है, तब वह वस्तु हमको दिखाई देती है, प्रकाश नहीं दिखाई देता है। इसका एक एग्जाम्पल पेश करते हैं। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में कभी कभी कहीं कहीं बहुत बेर पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक होता है, बट खुद जलता नहीं है, जला करके वो निकल जाता है। ठीक उसी तरह से प्रकाश किसी चीज़ को देखने में सहायक होता है, बट प्रकाश दिखता नहीं है। ये तो प्रकाश की बात थी। अब प्रकाश के कुछ इवेंट की बात करें। जैसे अभी हम बोले 7 इवेंट, घटनाएं होती है, उसमें हम सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर पड़ती है और पुनः पहले वाला माध्यम में कुछ नियम का पालन करते हुए लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपके दिमाग में ऐसा होगा कि सिर्फ परावर्तन मिरर में ही होती है, ऐसी बात नहीं है। परावर्तन पानी से भी होती है, परावर्तन दूध से भी होती है, परावर्तन तेल पर भी होती है, परावर्तन इस दीवार पर भी होगी। जैसे इस रूम को डार्क कर दिया जाए, अंधेरा कर दिया जाए और टॉर्च उधर जलाया जाए, तो लाइट लौट के इधर भी आती है। इसका मतलब क्या हुआ? उस सतह से परावर्तित होकर के आया, रिफ्लेक्टेड होकर के आया। इसीलिए प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर पड़ती है और कुछ नियमों का पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो कि आप पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो पिछले क्लास के ही आधार पर परावर्तन का 2 नियम होता है। जैसे ये कोई सतह है, इसमें प्रकाश की किरण अगर ऐसे आती है तो ऐसे ही लौटेगी, ऐसे नहीं लौटेगी। अब वैसे ही क्यों लौटती है? उसके लिए कुछ नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, ये तीनों एक तल में होती है। एक तल क्या हुआ? जैसे ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये अविलंब है। तो एक तल मतलब हुआ कि तीनों एक प्लेन में हो। ऐसे देखें तो एक लाइन में सब दिखता हो। इसको टेढ़ा कर देंगे तब एक तल में नहीं हुआ। तो पहला नियम समझ में आ गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक तल में होती है। और दूसरा नियम है, आपतित किरण और अविलंब के जो बीच एंगल बनता है, इनको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और अविलंब और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच का जो कोण बनता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। और परावर्तन का दूसरा नियम है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर हो। ये परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। तो दोनों नियम को एक बार फिर से सुन लेते हैं। परावर्तन के पहला नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक तल में होती है। और दूसरा नियम है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल
जिसको कि आई और आर से डिनोट करते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये परावर्तन का दो नियम हो गया। परावर्तन में जैसा बोला कि बहुत जगह होता है, लेकिन हम लोग को मेनली पढ़ना है परावर्तन और मिरर। दर्पण में परावर्तन। दर्पण क्या होता है? कोई एक पारदर्शी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, वैसे सामान्यतः हम लोग शीशा या कांच लेते हैं, ग्लास भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कोई पारदर्शी एक ऑब्जेक्ट जिसके एक सतह को हम लोग सिल्वर से कलई करते हैं। सिल्वर मीन्स चांदी। चांदी से कलई करते हैं, तो कलाई के अपोजिट जो सतह होता है वह रिफ्लेक्टेड सतह होता है, और उसमें जब आप कोई चीज़ को सामने रख करके देखेंगे तो दिखाई देगा। तो ये हो गया मिरर। मैं बोला कि मिरर में चांदी का कलई करते हैं। गुड क्वालिटी के मिरर के लिए चांदी का कलई करते हैं। आप कोई भी चीज़ से कलई कर सकते हैं, लेकिन जितना चांदी का मात्रा उसमें ज़्यादा रहेगा, मिरर का क्वालिटी उतना बढ़िया होता है। हम मिरर की जब बात करेंगे तो मिरर हम लोग दो प्रकार का पढ़ते हैं। एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण, जिसमें कि आप लोग सामान्यतः रोज 2 बार 4 बार अपना फेस देखते होंगे। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, मिरर से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहता है उतने दूरी पर पीछे इमेज बनता है, और ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज बनता है। सीधा इमेज बनता है, लेकिन उसका रोटेशन हो जाता है, लेफ्ट राइट में दिखता है और राइट लेफ्ट में दिखता है। प्लेन मिरर में सिर्फ इतने कंसेप्ट है। अब आइए दूसरा मिरर जो होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण, एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब गोलीय दर्पण, एस्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसका क्या टाइप है, इसमें क्या क्या चीज़ होता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज भर इतने ही। धन्यवाद।